सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हम इस बौद्धिक सत्रशाला के अगले क्रम पर फिर से पुनः आपके समक्ष में उपस्थित हूँ। मेरे इसके पहले वाले लेक्चर में, पहले वाले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी, जो मैंने आपको एक यात्रा कराई थी, जो हम उदारवाद की यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा के पहले पड़ाव में हम लोगों ने परंपरागत उदारवाद की हमने आपसे बात कर ली थी। परंपरागत उदारवाद कहिए या निगेटिव लिबरलिज्म कहिए, दोनों बातें एक थी। एक सवाल आता है आईएएस और पीसीएस में। वह सवाल ये पूछा जाता है कि उदारवादी जो प्रगतिशील विचारधारा है, सिद्ध करिए या टिप्पणी दीजिए या कैसे है। यह सवाल इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये सवाल पूछेगा कि उदारवादी जो विचारधारा है, अभी देखिए मैं केवल आपसे जो बात करूंगा ये नेगेटिव जो हम लिबरलिज्म में हमने आपको बताया था, परंपरागत जो उदारवाद बताया था, उसी के आधार पे कुछ तथ्यों से मैं सिद्ध कर दूंगा। लेकिन जब मैं आपको परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद जब मैं दोनों आपको बता दूंगा, उसके बाद क्या होगा कि ये और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो पहला पार्ट जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, मैं यहाँ पर ये करूँगा ये कैसे है, कैसे इसको हम कहते हैं कि ये प्रगतिशील विचारधारा है। देखिए, अगर हम बात करें परंपरागत उदारवाद की, तो परंपरागत उदारवाद में देखिए व्यक्ति को प्राथमिकता दी गई थी, ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल की बात की गई थी, वहां पर व्यक्ति को सर्वोपरि माना गया था, पहला। दूसरा, वहां पे हम बात कर रहे थे, हम लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, हम वहां पे सीमित संवैधानिक सरकारों की बात कर रहे थे। सरकारें होंगी लेकिन सीमित होंगी, सीमित काम करने का जो दायरा होगा वो क्या होगा, बहुत सीमित होगा। तीसरा जो हम बात कर रहे थे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे थे, बाजारवादी अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे थे। और लास्ट जो हम देख रहे थे, स्टेट और गवर्नमेंट के जो थे कार्य करने का जो तरीका था, वो क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण था, लेकिन समाज को बिल्कुल नकार दिया गया। तो वहाँ पे स्टेट को, गवर्नमेंट को और समाज को, सोसाइटी को क्या किया गया था, कम कर दिया गया था, उनके महत्व को बहुत कम आंका जा रहा था। इसी को अब आप देखिए कैसे परिवर्तन हो रहा है। प्रगतिशील विचारधारा जब हम सिद्ध करेंगे तो कैसे सिद्ध कर रहे हैं, हम देख रहे हैं परिवर्तन कैसे हो रहा है। परिवर्तन, राजा से लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई। जहां राजा और पोप की शासन व्यवस्था थी, वहां पे क्या हुआ, वहां पे लोकतांत्रिक जो संरचना थी उसकी हमें क्या किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या की, हमको एक यात्रा प्रारंभ करने का एक मार्गदर्शन मिला, एक मार्ग हमारे सामने उत्पन्न हुआ कि हम उस राजा, उस पोप का विरोध करके लोकतांत्रिक व्यवस्था का हम समर्थन करने लगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम अपनाने की बात करने लगे। दूसरा देखिए, गांव आधारित जो व्यवस्था थी वो शहरीकृत हो गई। जो चीज़ें गांव में थी, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको, अब यूरोप से शुरू हो रहा है और इंग्लैंड से शुरू हो रहा है, अमेरिका की जब हम बात कर रहे थे, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले हुआ। टेलीविज़न भी सबसे पहले वहीं आएगा, वहीं भाप का इंजन भी बनेगा, वहीं पर क्या कहते हैं, कागज़ के मशीनें भी लगेंगी। जब सब कुछ डेवलपमेंट वहीं पर हो रहा है तो शहरीकरण पहले कहाँ आएगा, वहीं पर तो आएगा। तो शहरीकरण वहाँ से आ गया आपके पास। तीसरा आप देखेंगे, समुदाय को प्राथमिकता देने की पहली बार बात यहाँ पे स्टार्ट हुई। क्यों, क्योंकि इसमें कहा जाने लगा कि अगर समुदाय आपके पास होगा, समुदाय के साथ हम काम करें। किसका समुदाय, व्यक्तियों का समुदाय, ध्यान रखिएगा, समुदाय किसका, व्यक्तियों, क्योंकि व्यक्ति को यहां पे भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चौथी बात देखिए कैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हम कहते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था को, सबको क्या किया, इसने समाप्त करने की बात कर दी और सीमित व्यवस्था की बात कर दी, सीमित शासन की व्यवस्था की बात कर दी। तो हम कह सकते हैं इन सभी अवधारणाओं के आधार पे, इन सभी विचारों के आधार पर कि यह जो उदारवादी जो विचारधारा है, यह कैसी है, प्रगतिशील विचारधारा है, लगातार यह बढ़ते रहती है। यह तो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन कल के पार्ट में छूट रहा था, मैंने कहा आपसे मैं डिस्कस कर दूं। प्रश्न ये उठता कि फिर यह समस्या आई कहां से और क्यों हमें आधुनिक उदारवाद की आवश्यकता पड़ गई। क्या था ऐसा कि आधुनिक उदारवाद हमें पढ़ना पड़ रहा है। आधुनिक उदारवाद के मैंने बहुत सारे आपको नाम भी मैंने बताए थे। जैसे मैंने बताया था कि अगर हम मॉडर्न लिबरलिज्म की बात करेंगे, वहाँ पे पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात कर रहे होंगे, सकारात्मक उदारवाद की बात कर रहे होंगे, हम सोशल वेलफेयर स्टेट की भी बात कर रहे होंगे, हम लेसर फेयर की भी बात कर रहे होंगे, हम रिवाइज्ड गवर्नमेंट या रिवाइज्ड लिबरलिज्म की भी बात कर रहे होंगे, सुधारात्मक क्या नाम है कि उदारवाद की भी बात कर रहे होंगे। ये 4-5 मैंने नाम आपको बताए थे कि जिन नामों के आधार पर भी इसे जाना जाता है। इस तरह हम उदारवाद को देखेंगे कि उदारवाद, परंपरागत उदारवाद में ऐसी क्या कमियां रह गई थी या ऐसी क्या समस्या थी कि इस नव उदारवाद की आवश्यकता, सॉरी नव उदारवाद नहीं, अभी गलत, क्योंकि नव उदारवाद तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ये आधुनिक उदारवाद की हमको यात्रा करनी पड़ रही। देखिए, मैं सबसे पहले इसमें बात करूंगा मिल की।
मिल आते हैं, मिल अपनी 3 किताबें लिख रहे होते हैं। एक किताब लिखते हैं ऑन लिबर्टी, दूसरी यूटिलिटरिज्म लिखते हैं, तीसरी क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखते हैं। पहली किताब जो ऑन लिबर्टी लिख रहे होते हैं स्वतंत्रता और समानता की बात करते हैं और 1859 में इस किताब को लिख रहे होते हैं। लगे हाँ, दूसरी किताब जो उनकी आती है यूटिलिटरिज्म आती है, उपयोगितावाद जो किताब आती है 1861 में लिख रहे होते हैं। और तीसरी जो किताब आती है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो किताब आती है 1848 में लिख रहे होते हैं। और इस सारी किताबों में कहीं ना कहीं नकारात्मक उदारवाद को देखते हुए सकारात्मक उदारवाद की तरफ आपको ले जा रहा है, क्योंकि बेंथम से प्रभावित थे। बेंथम ने जो बातें वहीं पे कही थी, उन्हीं सारी बातों को घुमा फिरा के अपने दिमाग में रखते हुए क्या क्या मिलने उसमें क्या किया, सारी चीज़ें परिवर्तन करने की बात करती। तो ये चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे और ये तो उस किताबों में था। लेकिन सीधे सीधे हम कारण पे आते हैं, क्या रीज़न क्या थे, किन रीज़न के आधार पे हम इस नकारात्मक उदारवाद से सकारात्मक उदारवाद की यात्रा कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले देखिए, दिमाग में रखिएगा, एक तो इकोनॉमिकल क्राइसिस दिखाई पड़ने लगी। उदारवाद क्या था? उदारवाद में एक्चुअली व्यक्ति की भलाई बराबर समाज की भलाई, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। कैसे संभव नहीं हो पाया? क्योंकि जब इकोनॉमिकल क्राइसिस आई तो जो व्यक्ति अमीर था वो तो अमीर था ही, क्योंकि पूंजीपतियों का शासन था, वो व्यक्ति अमीर का अमीर था। तो सबसे बड़ा जो असर पड़ा किस पे पड़ा? समाज पे पड़ा, वंचित वर्ग पे पड़ा, वो हमेशा गरीब होता चला गया। अक्टूबर 1917 में बात करेंगे आप, यूरोप में सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या किया, जन्म होने लगा। और वहां से जन्म होने से क्या हुआ, अमीर और गरीब के बीच की जो खाइयां थी वो बढ़ने लगी, अमीर अमीर होता चला गया और गरीब गरीब होता चला गया। जिससे क्या हुआ, जिससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या हुई, कमजोर पड़ गई। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से कमजोर पड़ने से क्या हुआ, एक सर्वहारा वर्ग हमारे सामने तैयार खड़ा हो गया। तीसरा इसमें हम देखेंगे, जो गरीब थे, गरीब में पहली बार क्या कहते हैं, शहरों में भी गरीबी देने लगी और हम अमीर शहर और गरीब शहर में भी क्या हुआ, अंतर करने लगे। इतनी गरीबी वहाँ पे फैल गई कि हम उन जो डेवलप कंट्रीज़ थे, जो उस समय यूरोप के जो डेवलप कंट्रीज़ थे, उन डेवलप कंट्रीज़ में भी हम कैटेगरी करने लगे, कौन से शहर अमीर है और कौन से शहर गरीब हैं। इनसे क्या हुआ, देखिए इनसे क्या होता है कि इनसे मजदूरों की जो स्थिति थी वो क्या हुआ, बहुत खराब हो गई। क्यों? क्योंकि जब कैपिटलिस्ट, जब वहाँ पे पूंजीवादी वर्ग जो था, पूंजीवादी वर्ग के पास जो संपत्ति थी या जो औद्योगिक की जो व्यवस्था थी, वह व्यवस्था सीमित थी। लेकिन कार्य करने वालों की, मजदूरों की क्या थी, कृषि की व्यवस्था समाप्त हुई थी। लोग खेती बाड़ी सब छोड़ के आ गए थे, कैसे, शहरों में। उनके सामने जब शहरों में आ गए तो रोजगार की क्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी। और जब रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी तो वो क्या करेंगे, वो पूंजीपतियों के पास जाएंगे और पूंजीपति फिर अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेबर, जो बात उसने वहाँ पे कही थी नकारात्मक उदारवाद में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेबर, जो बात उसने कही थी व्यक्तिवादी व्यवस्था में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेबर, कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो जो लेबर की बात करेगा, लेबर को कितना पैसा चाहिए। आप आज के दौर में देख लीजिए, आप अगर किराएदार हैं, आप मकान मालिक हैं, आप किराया तय करते हैं मुझे कितना किराया देना है। सामने वाला जो व्यक्ति आता है उससे बात करता है, वो बार्गेन करते हैं एक दूसरे के साथ। सिचुएशंस लेकिन क्या होनी चाहिए, कंडीशंस आपकी लगभग बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिचुएशंस बदल गई थी। लोग जो अपने घरों से जो खेती किसानी छोड़ के आए थे शहरों में, और वो रोजगार के लिए परेशान होने लगे। और जब रोजगार के लिए परेशान हुए तो उस व्यवस्था में क्या था, उन्हें पूंजीपतियों के साथ क्या करना पड़ा, उनके मनमाने तौर पे, उनके मनमाने पैसे पे उनको क्या किया, रखा जाने लगा। इससे क्या होगी, इससे अव्यवस्था पैदा हुई, और अव्यवस्था पैदा होने से क्या हुआ, गरीब जो था वो गरीब होता चला गया, गरीब भूखमरी के कगार पे पहुंच गया। उस समय एक कवि हुआ करते थे, कार्लाइल, वो जो कवि महोदय थे, उन्होंने कहा ये कैसा शहर, ये कैसा शहर, ये कैसा मातम बना हुआ है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उस समय जब नकारात्मक उदारवाद ने जब व्यक्ति को सामंतवादी व्यवस्था से निकाल के ले आए थे, जब वहाँ पे किसान था तो सामंतवाद से परेशान था, और आज जब वो शहरों में आ गया तो किससे परेशान है, पूंजीवादियों से परेशान है। मजदूर की तो वो स्थिति हो गई, आसमान से टपका और खजूर पे लटका। वो तो यहाँ का भी नहीं हुआ और वहाँ का भी नहीं हुआ। वहाँ तो जब सामंतवादी व्यवस्था में था तो उसका शोषण सामंत कर रहे थे, अपने क्या मजदूरी कराते थे। और आज क्या हुआ, जब पूंजीवादी व्यवस्था आई, सारी व्यवस्थाएं बदल गई, लोग शहरों में शहरीकृत हो गया, शहरीकरण बढ़ गया, तब क्या हुआ, तब यहाँ पे उसके सामने समस्या किसकी आ गई, समस्या आ गई कि हमें रोजगार कैसे मिलेगा। गांव में वापस भी नहीं जा सकता, गांव में वापस भी अब नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि शहरीकृत हो चुका है, और गांव में भी जो शहरीकृत हुआ है वहां पे भी अमीर और गरीब शहरों में वर्गीकृत हो गया है।
तो इसलिए यह आवश्यकता पड़ गई कि इस परंपरागत उदारवाद में ऐसी क्या कमियां रह गई, इस परंपरागत उदारवाद को बदलने की ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ गई। तो पहली बार ये कॉन्सेप्ट बन के तैयार होता है और यह क्या कहते हैं, एक नया विमर्श शुरू होता है, क्यों ना परंपरागत उदारवाद को बदल के नया स्वरूप बदल दिया जाए। इंग्लैंड की लाइब्रेरी में बैठ के उस समय कार्ल मार्क्स लिख रहे थे और एक बेंच पे कार्ल मार्क्स लिख रहे थे और एक बेंच पे मिल लिख रहे थे। कार्ल मार्क्स कहता मेरे पास है इसका उपाय, मैं इसका उपाय बताऊंगा, मैं इसका तरीका बताऊंगा। तो जितने परंपरागत उदारवादी थे या उदारवादी थे वो घबरा गए, उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ये करने वाला है। क्योंकि कार्ल मार्क्स उस समय लिखने से ज़्यादा बोलने पर विश्वास करता था और जब अपनी बातों को समाज में रखता था और तब जाकर जब वो लिखना शुरू करता था तो एक नई वैचारिक क्रांति लाने का प्रयास कर रहा था। जैसे मार्क्स शाम को अपनी लाइब्रेरी से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उस समाज में क्योंकि देखिए जब आप अध्ययन कर रहे होते हैं तो विचारों की उत्पत्ति होती है। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो शाम को नए नए विचार आते हैं। जब आप कोई मूवी देखते हैं तो रात में सपने भी उसी तरीके से देखते हैं। दिन में जिस तरह की आप बातें करते हैं रात में सपने भी आपको उसी हिसाब से आते हैं। दिन में यदि आप किसी सांप की बात कर रहे होते हैं रात में आपको सांप दिखाई पड़ता है। तो सेम उसी तरह क्या कहते हैं, जब वो लाइब्रेरी में बैठ के वो लिख रहा था, जब चिंतन कर रहा था, मनन कर रहा था और इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ कुछ नया एक आंदोलन करने के बारे में सोच रहा था, जब वो शाम को निकलता है और चाय जब पीता है और जब समाज के कई सारे लोग जब बैठे रहते हैं कहते हैं अरे अरे सबसे बड़ा विद्वान तो अब निकल के आया है। और तब वो कहता है इस समस्या का समाधान मेरे पास है। तब लोग पूछते हैं कैसे, क्यों? क्योंकि उदारवाद वाले जो थे उसमें जो परंपरागत उदारवाद वाले थे वो कहीं ना कहीं उस बीच में घुसे रहते थे। वो ये देखना चाहते थे कि ये जो दार्शनिक निकल रहा है ये कौन सी विचारधारा ला रहा है। क्यों? क्योंकि कोई विचारधारा अगर आने वाली है तो उसके पहले क्या उसके काट हमें तैयार कर लेना है, उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ भ्रामक जो विचार अभी आएंगे उन विचारों को कैसे समाप्त करना है, यह विचार क्या कहते हैं मन में होता था। जैसे आजकल आप पिक्चरों में देखते हैं नेता वहाँ से बोल रहा होता है और सामने से कुछ लोग उसके पक्ष के भी रहते हैं विपक्ष के भी रहते हैं। तो विपक्ष वाले क्या होता है उनकी बातों को सुनते हैं, जाके वहाँ पे चिंतन और मनन करते हैं और इनकी बातों ने जो उन्होंने अपनी बातें कही थी उस बात को काटते हैं, उस बात का एक सकारात्मक पुनः कोई खंडन करते हुए नया तर्क देते हैं। तो यही उस समय भी हो रहा था। एक मजमा लगा हुआ था, मार्क्स महोदय बैठे थे सीढ़ियों पे और मार्क्स अपने विचार दे रहे थे। कहते मैं इस समस्या का समाधान मेरे पास है और इस समस्या को अगर ख़त्म करना है, इस क्या कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था को ख़त्म करना है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। इतना बड़ा प्रहार। और जैसे उसने इस बात को कहा तो जितने उसके विरोधी वहाँ बैठ उसकी बात को सुन रहे तो भाग पड़े। और भाग के कहाँ गए? वो भाग के पहुँचे ब्रिटेन। ब्रिटेन में जब सारे जो परंपरागत उदारवादी जो विद्वान बैठे हुए थे उन सबसे कहते हैं कि यह जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये पूरे बदलने की बात कर रहे हैं। और जैसे इस बारे में बात आती है तो ब्रिटेन क्या होता है, ब्रिटेन में भूचाल मच जाता है। ब्रिटेन अपनी व्यवस्था अपने विचारों क्या करता है, बदलने की बात कर देता है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, ब्रिटेन बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर बहुत लोचपना है। लोचपना का मतलब बहुत ही सरल है। ब्रिटेन में आप देखेंगे ब्रिटेन के जो लोग यहाँ घूमने आते हैं आपने देखा होगा बड़ा नॉर्मल उनका नेचर होता है। अमेरिका वाले आएंगे उनसे बात करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। जर्मनी वाले आएंगे आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हिटलर का भी खून है उनके अंदर। लेकिन अगर आप बात करेंगे यहाँ पे क्या कहते हैं ब्रिटेन वालों से, तो ब्रिटेन वाले बड़े ही नॉर्मल उनका व्यवहार होता है, बड़ा अच्छा उनका बिहेवियर होता है। तो वहाँ जो फ्लेक्सिबिलिटी थी तो उनके विचारों में भी फ्लेक्सिबिलिटी थी। और यह दिखाई कहाँ से पड़ता है, उन्होंने तुरंत परंपरागत उदारवाद को बदला और तुरंत एक नए उदारवाद की कल्पना कर दी। मार्क्स कहता है, मार्क्स जब वहाँ से निकला, ये तो पहले दिन की बात थी, वहाँ पे बातें शुरू हो गई। एक आध हफ्ते मार्क्स ने फिर लिखा और फिर मार्क्स कहता है कि फिर जब बाहर आता है फिर वो सीढ़ी पे बैठता है चाय पीते हुए बोलता है, मार्क्स कहता है मैं नई दुनिया बनाऊंगा। और उस नई दुनिया में जो शासन किसका होगा, वो शासन होगा मजदूरों का। इतनी बड़ी बात, और सुनने वाले कौन, मजदूर। और जब मजदूरों के हित की बात आप करेंगे तो तालियां तो पीटेंगी। जय जयकार होने लगी, लोग जय जयकार करने लगे मार्क्स का। मार्क्स जब जय जयकार करने लगा तो मार्क्स कहता है अच्छे दिन मैं लाऊंगा, विकास अब मेरे समय में पैदा होगा। आप लोग इसको अन्यथा मत लीजिएगा, आज भी विकास की बात हो रही है, आज भी अच्छे दिनों की बात हो रही है। यह अच्छे दिन की बात 18वीं 19वीं शताब्दी में मार्क्स ने ही कर दी थी। और मार्क्स कहता है अच्छे दिन मैं लाऊंगा। यह जो अच्छा दिन होगा किसका होगा, ये मजदूरों का होगा। और मजदूर क्या हुआ, मजदूर आंदोलित होने लगे। मजदूरों ने जय जयकार शुरू कर दी, मजदूरों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, मजदूर रैलियाँ निकालना शुरू कर दिया। और जब ये रैलियाँ निकालना शुरू कर दिया तब ब्रिटिश दार्शनिक जो थे, ब्रिटिश दार्शनिकों को क्या हुआ, इस मैदान में कूदना पड़ा। और वो हमारे बीच में आके क्या कहते हैं हमने इसका हल निकाल लिया है।
यह जो मार्क्स की विचारधारा है, मार्क्स जो कह रहा है, ये कुछ नहीं ऐसा है। हमने इसका हल निकाल लिया है और हम क्या कहते हैं, इसमें अपने विचारों में, सिद्धांतों में हम सुधार कर रहे हैं और सुधार करते हुए एक नई व्यवस्था हम आपको देंगे। उस व्यवस्था में सुधार करके और तभी इसको क्या कहते हैं, तभी इसको संशोधनवादी कहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जिस लाइब्रेरी में वो पढ़ रहा था उसी लाइब्रेरी में उसमें मिल भी पढ़ रहा था। एक किताब के कोने पे, ये एक मेज के कोने पे अगर मिल पढ़ रहा था तो दूसरे किताब के दूसरे मेज के कोने पे कौन पढ़ रहा था? मार्क्स पढ़ रहा था। और दोनों अलग अलग विचारधाराओं में पढ़ रहे थे। एक पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए लगा हुआ था और मिल वहाँ पे बाहर निकलते ही कहता नहीं, जो ये कह रहे हैं वो कुछ नहीं है, हम इसमें परिवर्तन लाएंगे। और इसलिए क्या कहते हैं, मिल को संशोधनवादी सिद्धांत के आधार पर पहला क्या कहते हैं, आधुनिक उदारवाद का जन्मदाता कह दिया जाता है। मिल कहता है कि हमें सिद्धांत के माध्यम, देखिए एक चीज़ और बताएं आपको, लाइफ में इन सिद्धांतों, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के हैं तो हमको देखने का नज़रिया जो हमारा है थोड़ा सा अलग होता है और होना भी चाहिए। तो हम पॉलिटिकल साइंस से देखिए बहुत कुछ सीख पाते हैं। पॉलिटिकल साइंस से हमें उदारवाद से अगर हमें सीखना हो तो उदारवाद से जीवन में हमें फ्लेक्सिबिलिटी सीखनी चाहिए। हमें जीवन में अपने हमेशा सकारात्मक सुधार करते हुए, यदि हम किसी एम को नहीं पा रहे हैं तो हम दूसरे एम को कैसे करें, हम अपने सिद्धांतों कैसे बनाएं। अगर हम आईएएस बनने का हमारा संकल्प है, हमें लगता है कि हम नहीं बन पा रहे हैं, या हमारी आर्थिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ कुछ हमारे आड़े आ रही हैं या हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी ट्रेन को चेंज कर देते हैं। ये कहाँ सीखते हैं? ये हमारे पॉलिटिकल साइंस हमें ये बताता है कि हम उदारवाद से उसे सीखें। उदारवाद से जब आप इस चीज़ों को सीखेंगे तो ये अच्छा है। क्योंकि हमारे विषय की महत्ता भी ऐसा नहीं है, हम उदारवाद केवल विचारों में नहीं पढ़ रहे हैं, उदारवाद हमको अपने अंदर उतार भी सकते हैं। उदारवाद से हमें सीखने को भी मिलता है। देखिए मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा था। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की आप बात करते हैं ब्रिटेन में, देखिए इंग्लैंड में एक क्रांति हुई, शांतिपूर्ण क्रांति हुई। क्यों? क्योंकि शांतिपूर्ण क्रांति यहाँ पे इसलिए हुई और ये कहा जाता है कि पहली ऐसी खून रहित क्रांति, इसमें खून नहीं बहा था। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, वहाँ जो लोचपना था, या जिस लोचपना की वो बात कर रहे थे, मैं स्पेंसर महोदय की बात करूँ। स्पेंसर महोदय भी उस समय क्या नाम है, बहुत दुर्बल थे, कमज़ोर थे। और स्पेंसर बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने, दार्शनिक तो बहुत अच्छे थे, बोलते अच्छा थे, लेकिन वो लिखने में थोड़ा सा दिक्कत थी उन्हें। और अगर 3-4 पेज पढ़ लेते थे तो उन्हें भी समस्या, क्योंकि आँखों से बहुत कमज़ोर थे वो। तो वो क्या करते थे कि अपने शिष्य को लेते थे और नाव के नदी में चले जाते थे और नाव में बैठ के वो अपना बोलते थे, लेटे रहते थे उस पर। और जब बोलते थे तो सामने वाला जो उनके साथ जाता था राइटर, वो क्या करता था, वो लिखता रहता था। तो उसने पूछा, उसने कहा कि ये बताइए कि जब ये पूंजीपति वर्ग जब आ जाएगा तो मजदूर करेंगे क्या, मजदूर कहाँ जाएंगे, सर्वहारा क्या होगा? तो कहते हैं जो सर्वहारा होगा, तो स्पेंसर ने वहाँ कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो उत्तरोत्तर विकास कर पाएगा वो विकास की श्रेणी में आगे जाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो बाहर हो जाएगा। तो कहता है कि इन जो सर्वहारा को है, राज्य की जिम्मेदारी है, इनको मैं बोरे में भर के नदी में फेंक दिया जाए। क्योंकि नदी में था तो नदी के बारे में विचार कर रहा था। कहता उनको बोरे में भर के सी नदी में फेंकवा दिया जाएगा और वो जहाँ वो किसी मतलब के नहीं, उनका राज्य में कोई काम नहीं है। लेकिन मिल महोदय ने क्या किया कि मिल महोदय ने अपनी जो पॉलिसी थी, जब वो बाहर निकला, उसको लगा कि मार्क्स कहीं इतना बड़ा नया विचार ना पैदा कर दे। उसके पहले ही सभी दार्शनिकों के साथ बैठ के उसने चर्चा की और चर्चा करने पर उसने एक निर्णय निकाला कि क्यों ना हम इस व्यवस्था को, उदारवादी व्यवस्था को परिवर्तित करके हम कल्याणकारी राज्य की संकल्पना देते हैं। हम सोशल वेलफेयर स्टेट की बात करते, वेलफेयर स्टेट की बात करते। और जैसे वेलफेयर स्टेट की बात करता है तो आपका मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, स्टेट के 2 तरह के कार्य होते हैं। एक कंपलसरी वर्क होता है, एक वॉलंटरी वर्क होता है। जो कंपलसरी वर्क होता है वो क्या है, वो अनिवार्य कार्य हैं जो राज्य को करने चाहिए। अभी देखिए, और दूसरे कार्य क्या होते हैं, ऐच्छिक कार्य होते हैं, जो स्वैच्छिक कार्य होते हैं, जो व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से करना चाहिए, राज्य को अपनी स्वेच्छा से करना चाहिए, व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में, व्यक्ति के संदर्भों में। यह देखिए कह क्यों रहे, क्योंकि आफत तो पड़ी थी, आफत इस कदर पड़ी हुई थी कि मजदूर बिल्कुल झंडा उठाए घूम रहे थे और मार्क्स कह चुका था कि विकास मेरे समय होगा, अच्छे दिन मैं ले आऊँगा। तो अच्छे दिन की जो संकल्पना थी हर मजदूर चाह रहा था, जैसे आज हम चाहते हैं अच्छे दिन आए, वो ठीक उसी तरह क्या चाह रहे थे, अच्छे दिनों की बात कर रहे थे। और जब उस अच्छे दिनों के लाने की बात जब मार्क्स ने कही तो सारे मजदूर एक होकर संगठन बना के जब दौड़ने लगे तो उन्होंने बताया कि नहीं 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 नहीं, राज्य क्या कहते हैं मैंने बदल दिया है, हमारा राज्य भी उतना ही अच्छा कार्य कर रहा, बशर्ते आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मिल ने कहा कि मैं समझाऊंगा कि राज्य किस तरह हमारा कार्य कर रहा है। कहता हमारे राज्य के 2 कार्य होंगे, एक कंपलसरी वर्क होगा और दूसरा वॉलंटरी वर्क होगा। हमारा एक कार्य जो होगा वो अनिवार्य कार्य होगा और दूसरा कार्य क्या होगा, स्वैच्छिक कार्य होगा।
अनिवार्य कार्य में हम क्या करेंगे? अनिवार्य कार्य में हमारा जो मुख्य उद्देश्य होगा वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। हमारा कार्य होगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल, हमारा कार्य होगा नागरिक सुरक्षा करना, हमारा काम होगा फ्रीडम को कंट्रोल करना, हमारा काम होगा समझौतों के आधार पर जो स्वतंत्रता दी गई है उन स्वतंत्रताओं पे क्या होगा? सबका नियंत्रण करना। यह क्या था? ये निगेटिव में था, ये शुरुआती वाले में था। इसमें परिवर्तित करके इसने क्या कहा कि ये हमारा एक राज्य का कार्य है और दूसरा हमारा जो राज्य का कार्य होगा वो क्या होगा? वो जो स्वैच्छिक कार्य होगा उसमें होगा शिक्षा देना, बूढ़ों को पेंशन देना, वृद्धों को पेंशन देना, काम के घंटे निश्चित करना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, अस्पताल बनाना। यह जो फंक्शन होगा, यह जो फंक्शन ऑफ स्टेट होगा, यही क्या होगा? यही सोशल वेलफेयर, यही आपका वेलफेयर स्टेट होगा। यही कल्याणकारी राज्य की क्या होगी? आपकी संकल्पना निकल के चली आएगी। और जैसे ये बात ये कहते हैं मिल जैसे ही बात वो कहते हैं, वैसे कल्याणकारी राज्य क्या होता है? जो लोक कल्याणकारी राज्य है इसने बिल्कुल एक परिवर्तित कर दिया और विरोधी जो थे क्या थे? फिर अपने अपने अंदर चले गए। उनको लगा, उसने लगा कि इसने तो बिल्कुल अपने आप को परिवर्तित कर लिया, अपने आप को बिल्कुल संशोधित कर लिया। और जैसे उसने इस परिवर्तित को किया, ग्रीन ने तुरंत एक स्टेटमेंट अपना लिया और ग्रीन कहते हैं कि राज्य एक क्या है? राज्य एक आवश्यक बुराई है। उन्होंने राज्य को आवश्यक बुराई मान लिया। क्यों मान लिया राज्य को आवश्यक बुराई? वो कहते हैं कि आवश्यकता इसलिए राज्य की है क्योंकि राज्य में पुलिस है और एक स्कूल है। पुलिस किस लिए बनाई गई है? पुलिस इसको आप तब याद करते हैं जब आप कष्ट में होते हैं। खुशी में आप पुलिस को नहीं याद करते हैं। जब आपको कोई कष्ट होता है तब आप पुलिस को याद करते हैं। लेकिन राज्य ने क्या किया है? राज्य ने आपने स्कूल की व्यवस्था की है। राज्य ने आपको क्या किया? अस्पताल की व्यवस्था की है। स्कूल में यहाँ तक की व्यवस्था की है, आपको दूध भी दे रही है, दलिया भी दे रही है, साइकिल भी दे रही है, किताबें भी दे रही है, तब भी हम राज्य को कह रहे हैं खराब है। कैसे कह सकते राज्य खराब है भाई? अब तो राज्य बेहतर है ना, आपको दूध भी दे रही है, दलिया भी दे रही है, सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो कहता है कि राज्य की ही गोद में क्या कहते हैं व्यक्ति जन्म लेता है और मरता भी कहाँ है? राज्य की गोद में। तो इसलिए राज्य से इतर कोई भी कार्य नहीं है। इसलिए राज्य के दो तरह के कार्य हैं, एक कंपलसरी वर्क है, एक वॉलंटरी वर्क है। इन दोनों के मिश्रण से क्या होता है? यही हमारा सोशल वेलफेयर स्टेट है। सोशल वेलफेयर स्टेट के दो कॉन्सेप्ट हैं, दो काम हैं। वो जो वेलफेयर स्टेट होगा वो दो तरीके से काम कर रहा होगा। एक अनिवार्य कार्य कर रहा होगा, जिस अनिवार्य कार्य में क्या होगा? वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा होगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल को कर रहा होगा और फ्रीडम ऑफ कंट्रोल कर रहा होगा। और वहाँ उधर दूसरी तरफ अगर जो वॉलंटरी कार्य हैं, जो आपके स्वैच्छिक कार्य हैं, उसमें क्या वो शिक्षा दे रहा होगा, स्कूल विद्यालयों का निर्माण कर रहा होगा। इनके माध्यम से क्या कहते हैं? ये व्यवस्था चल रही है। वो मिलके ही बात का समर्थन कर देता है, वो मिलके ही बात को मान लेता है। वो कहता है बिल्कुल सही है, कहीं राज्य में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी जो व्यवस्था है वो क्या है? वो बेहतर चल रही है। अब अच्छे दिन हमारे ही राज्य में आपको मिल जाएंगे, कोई आवश्यकता नहीं दूसरे राज्य के इस्तेमाल करने की। मार्क्स क्या पड़ा? मार्क्स यहाँ पे कमजोर पड़ गया। मार्क्स को लगा कुछ तो अब परिवर्तन हो गया, मार्क्स को कुछ एक नया देना था। अब मार्क्स के नए खोज में, नए विचार में पुनः वह लाइब्रेरी में अपने दिन और रात को फिर से गुजारना शुरू कर दिया। देखिए, मिल और ग्रीन, अब इन दोनों में क्या हुआ? दो दार्शनिक उस समय आ गए और दोनों दार्शनिकों में क्या हुआ? एक आगे बढ़ने की होड़ सी लग गई। ग्रीन ने मिल की ही बातों को घुमा के कहना शुरू कर दिया और ये कहा कि ये बाधाओं को बाधित करता है। 100 ये कहता ये बाधाओं को बाधित करता है। बाधाओं को बाधित कैसे करता है? बाधित करने कार्य कौन है? जो बाधित करेगा उसको किसके माध्यम से? कल्याणकारी राज्य के माध्यम से। बातें वही कह रहा है जो उसने पहले कही थी, लेकिन उसी बात को क्या कहते हैं? ग्रीन महोदय ने क्या किया? घुमा के कह दिया। और दार्शनिकों की एक खासियत और भी होती है, आपको बता दूं मैं। अगर कहीं पे कुछ गाय खड़ी हैं और किसी दार्शनिक से अगर आप पूछेंगे कितनी गाय हैं, तो उसका जो जवाब होगा वो 4। अगर हम पूछ लीजिए कि गाय के कितने पैर हैं, मतलब कितनी गाय हैं और उनके कितने पैर हैं, तो वो ये बताएगा कि यहाँ पर जो है यह एक जीव है जो ईश्वर के द्वारा निर्मित है। यह राज्य के भूभाग में खड़ी हुई हैं, जिनके क्या कहते हैं, एक गाय के 4 पैर हैं, जिसमें 16 पैर दिखाई दे रहे हैं। अतः यहाँ पर 4 क्या कहते हैं? ये ईश्वर के द्वारा रचित गाय यहाँ पर खड़ी है। ये घुमा के अपनी बात को कहेंगे। बात वही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? बाधाओं को बाधित कर दिया। उन्होंने कहा कि यह जो है, ये जो स्टेट है, ये जो कल्याणकारी राज्य है, ये कैसा है? ये बाधाओं को बाधित करता है। अर्थात ये क्या किया? IAS और PH के लिए सवाल पैदा कर दिया कि करिए, टिप्पणी आएगी, लिखिए अब आप इस पर।
तो कुछ नहीं, उसमें वही जो ग्रीन का स्टेटमेंट, जो मिल का स्टेटमेंट था, जो मिल कह रहा था, वही कल्याणकारी राज्य की बात कौन कर रहा, वेलफेयर स्टेट की बात ये भी कह रहा है। तो इसलिए उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह लोगों से पूछता है कि राज्य को कार्य करने से आज़ादी छिनती है या बनती है। अगर राज्य होगा तो राज्य के रहने से क्या आप मजबूत स्थिति में होते हैं या कमज़ोर होते हैं? क्योंकि ग्रीन को अब वो था कि भाई सिद्धांत तो उसने दे दिया था, अब जहाँ मार्क्स बैठ के चाय पीता था वहाँ आवश्यकता क्या थी, वहाँ ग्रीन और मिल जाके चाय पीने लगे, क्योंकि वहाँ टेंशन में थे मार्क्स महोदय अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, और ये दोनों समय बढ़िया आराम से फॉर्म में आ गए थे, जाके वहाँ दुकान पे बैठ के चाय पीते थे और बकैती अपनी शुरू किए थे, कहते कहते कि हाँ जो राज्य है, राज्य क्या कहते हैं, आपकी स्वतंत्रता का विस्तार करता है, राज्य आपकी स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले 2 फॉर्म्स आपको बताए हैं स्टेट के, जो स्वैच्छिक कार्य है, जो आपको स्कूल दे रहा है, अस्पताल दे रहा है, पेंशन दे रहा है, वृद्धा पेंशन दे रहा है, यह जो व्यवस्थाएं आपको दे रहा है, ये व्यवस्थाएं क्या है, यह आपको मजबूत कर रही है, कमज़ोर कर रही है? राज्य तो आपको यहाँ मजबूत कर रहा है ना। वो कहता है कि जो समाज में जो वंचित वर्ग है, उस वंचित वर्ग की अगर आवश्यकता को पूरा कर दे, और वह आवश्यकता पूरा कौन करेगा, आवश्यकता पूरा करेगा राज्य। तो राज्य को यहाँ क्या किया, इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। राज्य केवल लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं मेंटेन करेगा, राज्य कुछ और भी व्यवस्थाएं करेगा। उन और ही व्यवस्थाएं करने की वजह से जो हमारा राज्य है वो क्या है, वो हमारा कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। आज के शासन व्यवस्था में आप ले लीजिए, कोई भी शासन व्यवस्था अगर वंचित वर्ग को सहयोग नहीं कर पा रही है या वंचित वर्ग को अपने साथ लेकर नहीं चल पा रही है, तो वो शासन व्यवस्था से हटा दिया जाता है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में ले लीजिए, बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट ने क्या किया, उज्ज्वला योजना चला दी, आपने स्कॉलरशिप की योजना चला दी, आपने क्या कहते हैं कि यहाँ पे टॉयलेट्स की व्यवस्था करा दी, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना की व्यवस्था करा दी, आपने प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करा दी, आपने विकलांगों को दिव्यांग की भाषा आपने बोल दी। क्या हुआ, वंचित वर्ग को मुख्य धारा के साथ आपने क्या जोड़ने की कोशिश की। उसकी जो बेसिक नोट्स थी, रोटी कपड़ा और मकान, वो क्या किया, आपने उनको मुहैया कराने की व्यवस्था कर दी। आपने विद्यालयों में क्या कहते हैं, उनके पास अगर विद्यालय आपने उपलब्ध कराए थे, उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, कुपोषण के शिकार थे, आपने वहाँ दूध और दलिया की भी व्यवस्था करा दी। इन सारी चीज़ों को जब आप व्यवस्था कराते हैं तो क्या होता है, तब आप मजबूत स्थिति में होते हैं और तब राज्य के लोग आपका विरोध नहीं करते। तो यहाँ क्या था, यहाँ लोगों ने विरोध करना बंद कर दिया था। यहाँ सब लोग किसके साथ हो गए, इनके साथ फिर से खड़े हो गए कि नहीं नहीं बिल्कुल सही है, और राज्य अब बेहतर काम कर रहा है, राज्य सही तरीके से काम कर रहा है, राज्य के रूपों में क्या हुआ, परिवर्तित हो गया है। इसलिए इसको संशोधनवादी हम उदारवाद भी कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और देखने को मिलती है हमें, इसी कल्याण, ये ध्यान करिएगा कि नेट के पेपर में, और अब तो IAS और PCS का तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हट गए हैं वहाँ पर, लेकिन नेट के क्वेश्चन पेपर में MA का जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे, और साथ में ही क्या कहते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, इसको कल्याणकारी राज्य को एक नाम और दिया गया है। मैंने वहाँ बताना मैं भूल गया था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। 2 नाम है यहाँ पे, एक नाम इसको नन स्टेट भी कहा गया है। स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा, NANNY, नन स्टेट की बात की गई है। नन स्टेट का मतलब होता है दाई। देखिए दाई का मतलब क्या है, दाई कहते किसे हैं, दाई का कॉन्सेप्ट हमारे के यहाँ आपने देखा होगा, जो बहुत पहले के लोग हैं, स्कूल में दाई रहती थी, और दाई जब आप स्कूल में जाते थे और जब तक आप स्कूल से वापस नहीं आ जाते थे, तब तक एक तरह से आपकी देखभाल का जो सारी जिम्मेदारी किसकी थी, दाई की होती थी। घरों में आजकल लोग जो अपने यहाँ दाई रखते हैं, आपने देखा होगा कि आजकल अगर फैमिली में हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग अगर जॉब में हैं, तो बच्चा क्या होता है, घर पे अकेला होता है। तो जब बच्चा घर पे अकेला रहता है तो वहाँ पे एक महिला को, एक मेड को रख दिया जाता है, और वो क्या करती है, वो जो सर्वेंट होती है, वो आपके दिन भर की जिम्मेदारी किसकी होती है, उसकी होती है। प्ले ग्रुप से स्कूल होते हैं, प्ले ग्रुप के स्कूल से स्कूल बना दिए, कुछ बोर्डिंग स्कूल बना दिए जाते हैं। वहाँ पर जब आप जॉब करने जाते हैं तो अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या होता है, जब बच्चा वहाँ रह रहा है तो उसकी जो जिम्मेदारी होती है, वही ठीक जिम्मेदारी यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, वो कह रहा है कि यहाँ पर राज्य के अंतर्गत जो जन्म लेता है, जन्म लेने से मृत्यु तक सारी जिम्मेदारी दाई की भांति राज्य निभाएगा। तो नैनी स्टेट की बात जो है, वो नैनी स्टेट भी आप उदारवादी राज्य को या कल्याणकारी राज्य को आप क्या कह सकते हैं, नैनी स्टेट आप कह सकते हैं। एक दूसरा नाम इसका है। देखिए हुआ क्या कि जब परंपरावादी जो उदारवाद था, उसमें क्या था, व्यक्ति को महत्व दिया जा रहा था। लेकिन ग्रीन एक पहले उदारवादी विचारक ऐसे बनते हैं जो समुदाय को क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं।
समुदायवाद की बात कर देते हैं, और जैसे वो समुदायवाद की बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता का सिद्धांत भी कहाँ से पैदा होता है, वहीं से उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है तो उसके सामाजिकता का बोध कराते हुए उस समुदाय को क्या होता है, कम्युनिटेरियम में जाके बदल दिया, उन्होंने समुदाय के साथ जोड़ दिया। और जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात आज कर रहे हैं वो ग्रीन के विचारों में उसी समय आ गई थी। तो देखिए, जहाँ हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस तो हमें इंटरलेट करें कि आज 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी से आप 18वीं शताब्दी तक आप ले जाइए, उस दायरे के उस दौर के जो पैरामीटर्स थे, क्या वो पैरामीटर्स आज भी हैं? तो जो हम आज भी सिद्धांत जो फॉलो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस समय यूरोपियन कंट्रीज हमको मिल चुके थे। उसी यूरोपियन कंट्रीज़ के हम नियमों को, कानूनों को आज हम क्या कर रहे हैं, और गहनता के साथ अध्ययन करके क्या कर रहे हैं, हम उसे फॉलो कर रहे हैं, उसे हम राज्य का रूप देकर उतार रहे हैं। देखिए, मिल महोदय में अपनी किताब थी एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसमें उन्होंने एक बात और कर दी। उन्होंने कहा कि समाज में जो सभी व्यक्ति हैं, देखिए दोनों क्यों आगे पीछे लिख रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि दोनों अपने आप के महान विद्वान, अब कोई एक दूसरे पीछे नहीं हटना चाह रहा। वो चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा नाम कमा लें, वो सोच रहे हैं हम ज़्यादा थियरी देकर नाम कमा लें। इसलिए जो आधुनिक उदारवाद है, जो लोक कल्याणकारी राज्य था, ये दोनों मिलकर अपना कार्य करते हैं। और मिल कहता है कि समाज में जो सभी व्यक्ति हैं उनकी स्थिति क्या है, एक समान नहीं है। इसलिए क्या चाहिए कि राज्य को जो वंचित वर्ग है उसके लिए कुछ न कुछ सुविधाएं, कुछ न कुछ व्यवस्थाएं उसको कराई जानी चाहिए। और यही बात देखिए वहाँ पे ग्रीन भी कह रहा था। लेकिन जैसे यह बात ये खुल के कहता है कि राज्य में सभी व्यक्ति समान नहीं हैं, कुछ ना कुछ राज्य को वंचित वर्गों के लिए उपलब्ध कराना चाहिए, जैसे ये बात आती है वैसे क्या होता है, वैसे यहाँ पे जो हम परंपरावादी जो दृष्टिकोण पढ़ रहे थे, परंपरावादी जो उदारवाद था जिसमें हस्तक्षेप की बात कर रहे थे, लेसर फेयर की बात कर रहे थे, तुरंत यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे क्या है, हस्तक्षेप की बात उठने लगती है। कहता यहाँ पे हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य का हस्तक्षेप होगा। राज्य का हस्तक्षेप किसके लिए होगा? राज्य अगर हस्तक्षेप करेगा तो जो हम जो आवश्यक कार्यों की जो हम सूची थी, मैंने बताई थी, राज्य को दो पार्टों में बांट के कार्यों को बता रहा था, उस कार्य को करने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। और उस कार्य को बाध्यता उससे क्या होगी, बाध्यता होने से जो वंचित वर्ग है क्या होगा, उसको लाभ होगा। तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था ये। इसमें देखिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात आप करते हैं। आप कहते हैं कि जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है सबको छोड़ दिया जाए, जिसको विकास करना होगा विकास करेगा। ये कहता है ये साइंटिफिक विचारधारा नहीं है, ये वैज्ञानिकता नहीं है। अब जो भी व्यक्ति है उसको आप छोड़ देंगे, कहाँ से वैज्ञानिकता है? कोई विकलांग व्यक्ति अगर एक 100 मीटर की दौड़ हो रही है, विकलांग व्यक्ति भी उसी में दौड़ेगा, यूसेन बोल्ट भी उसी में दौड़ेंगे, ये कैसे संभव है? वो कहता राज्य का यहाँ पे नैतिक धर्म है कि जो वहाँ पे यूसेन बोल्ट अगर दौड़ रहा है तो यूसेन बोल्ट को 200 मीटर पीछे से दौड़ाया जाए, और जो हमारा विकलांग व्यक्ति है उसको 100 मीटर आगे रखा जाए। कम से कम एक बीच का दायरा तो हम अलग करें। हमारे अंदर कम से कम विरोध तो नहीं आएगा। आदमी क्या होगा, आदमी हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा, और जब हीन भावना से जब ग्रसित हो जाएगा तो क्या वो आत्मनिर्भर भारत में आपके काम आएगा, या आत्मनिर्भरता का काम कर पाएगा, या किसी राष्ट्र के लिए वो उपयोगी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर हम कह रहे हैं व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, जब आप क्वेश्चन को डिलिवरेट कर रहे होंगे, तो आपको करने का तरीका ये होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे कि कि कारपोरेट सोशल रिलेशनशिप की बात आ जाती है। जब उस समुदाय की बात ग्रीन करते हैं तो कारपोरेट सोशल रिलेशनशिप की बात आती है। वो कहता है कि यहाँ पे जो कॉर्पोरेट होगा, जो आपकी संस्थाएं होंगी, उन संस्थाओं का जो काम होगा किसका होगा, समाज के हित के लिए होगा। संस्थाएं काम करेंगी, समुदाय सारे काम करेंगे, फैक्ट्रियाँ काम करेंगी, लेकिन वो किसके लिए? वो सामाजिकता को देखते हुए काम करेंगे। असामाजिकता से अलग कुछ नहीं है। समाज के साथ उसे मिलकर काम करना होगा, और समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर काम कर रहा होगा उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसके लिए होगी, समाज के लिए भी होगी। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अब कभी बद्रीनाथ अगर आप जाइएगा, केदारनाथ आप जाइएगा, तो रुद्रप्रयाग में क्या कहते हैं, आप जब पहुँचेंगे रुद्रप्रयाग के बाद आप वहाँ पर रात रुकिए, उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे गुप्त काशी के पास जब आप पहुँचेंगे, तो गुप्त काशी के पास जब आप पहुँचेंगे वहाँ पर आपको शहर फाटा एक जगह पड़ती है, वहाँ से आपको हेलीकॉप्टर्स मिलते हैं। हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था जब सरकार ने करा दी, अपने प्राइवेट एजेंसियों को आपने क्या किया कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आपने दे दिए कि आप हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से आप केदारनाथ लोगों को जाइए, दर्शन करा के आप आइए। जब यह व्यवस्था शुरू हुई, पहाड़ों में देखा होगा आपने मकान बहुत हल्के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमेशा तूफान आने का डर रहता है और लैंडस्लाइडिंग होती है, तो इसलिए बहुत भारी मकान नहीं बनते हैं।
तो वहाँ जो मकान या स्कूल जो बनते हैं वो छप्पड़ के बनते हैं, टीन शेड के बनते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब वो हेलीकॉप्टर उड़ते थे, जब सवारियों, वो तो पैसा कमा रहा है, देखिए पूंजीपति वर्ग यहाँ पे पैसा कमा रहा है, ध्यान दीजिएगा, पूंजीपति वर्ग यहाँ पे पैसा कमा रहा है, लेकिन उस विद्यार्थी का क्या दोष है, उस स्कूल के टीचर का क्या दोष है, उस स्कूल के स्टूडेंट का क्या दोष है। जब वो हेलीकॉप्टर चलता है तो उन बच्चों को सुनने और समझने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो ये क्या किया, वहाँ के टीचर्स ने क्या किया कि वहाँ के डीएम से शिकायत की, और वहाँ के डीएम ने क्या किया कि वहाँ के अपने जो मंत्री या विधायक थे उन तक अपनी बात को पहुँचाया। और जब इस बात को बहुत ऊपर तक, जब सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुँच गई, तो वहाँ पे सारे हेलीकॉप्टर, जितनी प्राइवेट एजेंसियों के, पवन हंस थी, तमाम सारी वहाँ पे इस तरह एजेंसियाँ थी, सबको बुलाया गया और सबको बुला के वहाँ पे बैठाया गया। सीईओ, वहाँ के सारे सीईओज आए, और जब बैठा गया तो वहाँ पे निर्णय ये निकला कि आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी है, आपका यह नैतिक धर्म है, आपका यह नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि अगर आप यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं, आप लोगों से पैसा ले रहे हैं, तो आप समाज को क्या दे रहे हैं? समाज को तो कष्ट मिल रहा है ना। जब आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उस समय इतनी तेज़ आवाज़ होती है कि बच्चे का जो कंसंट्रेशन है वो ख़त्म हो जाता है, बच्चे बात को नहीं सुन पाते हैं। बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा के समय भी उड़ रहा है वो, तो क्या करेंगे? परीक्षाएं क्या कहते हैं आपकी मई जून अप्रैल में होती हैं, क्योंकि वहाँ पे विंटर वेकेशन देर से होता है, तो समर वेकेशन में वहाँ स्कूल बंद नहीं होते, समर वेकेशन में स्कूल खुलते हैं। जैसे आपके यहाँ समर वेकेशन लंबा होता है यूपी वगैरह में, यूपी का मतलब है कि इस एरिया में, यूपी हुआ, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड आप जाएंगे, यहाँ पर समर वेकेशन खूब होता है। विंटर वेकेशन लिमिटेड समय के लिए होता है, हम लोग 25 जनवरी से लेकर 2 जनवरी तक, 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक कर लेते हैं। लेकिन पहाड़ों पे क्या होता है, पहाड़ों पे लंबा विंटर वेकेशन होता है और समर में वहाँ पे खुलता है, और सारे जो एग्ज़ाम होते हैं वो समर में होते हैं। हेलीकॉप्टर कब चलता है? समर में चलता है। तो क्या किया वहाँ की सरकार ने, वहाँ के लोगों ने यह जो डिसीजन लिया सरकारों ने, और कहा कि आप यहाँ पे साउंड प्रूफ, क्या कहते हैं, आपको स्कूल बनाने पड़ेंगे। और ये किसने बनवाया? यह उन्होंने बनवाया, यह उनके माध्यम से बनाया गया। और मैं इसलिए यह बात आपको समझा रहा हूं क्योंकि यहीं से जो है प्रगतिशील करारोपण का भी सिद्धांत निकल के आएगा, मैक्सिमम टैक्सलाइजेशन का भी सिद्धांत निकल के आएगा, कर का सिद्धांत यहीं से निकल के आता है। ये कहानी सुनाने का मेरा पर्याय ये नहीं था कि आपको कहानी सुनते आप मजा आता रहे। कहानी के पीछे रीज़न क्या है, कहानी हम सुना क्यों रहे हैं, कहानी के सुनाने का पीछे केवल मेरा रीज़न यही था कि जो प्रगतिशील, जो करारोपण की बात कर रहा है, टैक्सेशन, राज्य अगर आपको स्कूल खिलाएगा, राज्य आपको दूध और दलिया देगा, तो पैसा कहाँ से आएगा? राज्य के पास इनकम कहाँ से आएगी? राज्य पैसा कहाँ से पाएगा? राज्य को दूध और दलिया खिलाने के लिए, साइकिल देने के लिए पैसा कहीं ना कहीं से तो होना चाहिए। वो पैसा किसके माध्यम से आएगा, कैसे आएगा? वो आएगा कैसे? इसी हेलीकॉप्टर वाइज टैक्सेशन से माध्यम से आएगा। मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आपने देखा होगा इंडिविजुअली की मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा अगर टैक्स पे कोई करता है इंडिया में, तो मुझे लगता है कभी कभी जब आता है तो वो शायद अक्षय कुमार का नाम आता है। अक्षय कुमार खुद कमा रहा है ना, अक्षय कुमार खुद कमा रहा है, तो वो टैक्स क्यों देगा? लेकिन टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सरकार के, आप राज्य में रह रहे हैं, राज्य आपको वो व्यवस्था मुहैया करा रही है, राज्य आपको सिक्योरिटी दे रही है, राज्य आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसपे आप ये सारे काम कर पा रहे हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि राज्य टैक्सेशन ले सकता है। वो किस माध्यम से लेगा, वो कम लेगा, ज़्यादा लेगा, ये और विचारक इसको भी तय करेंगे। एक कीन्स थ्योरी आती है, जेम्स मिनार्ड कीन्स थ्योरी, एक छठवां, आप 7वां नाम भी जोड़ लीजिएगा। अगर कीन्स थ्योरी के नाम से पूछा जाए जेम्स मिनार्ड कीन्स थ्योरी क्या है, तो कुछ नहीं, ये लोक कल्याणकारी राज्य ही है। इसका एक नाम ये और भी है। तो ये नामों की जो श्रृंखला है, ये कहाँ से आ रहा है, यह विचारक क्या कहेगा, मैं इस पर चर्चा करता हूँ। देखिए, मैं कीन्स थ्योरी के बारे में बात कर रहा था। जेम्स मिनार्ड कीन्स ने क्या किया, यह जो बाजारवादी जो अर्थव्यवस्था थी, इसमें एक्चुअली बहुत विसंगतियाँ थी, इन पर यह चर्चा करता है। और चर्चा करने का रीज़न क्या था कि 1930 जो विश्व आर्थिक मंदी जो आई थी, इस आर्थिक मंदी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उसने ये बातें कही कि क्या नाम है कि जो मंदी का खतरा है, यह मंदी का जो खतरा है, इस मंदी के खतरे से कैसे निजात पाया जाए। इस निजात पाने में सबसे बड़ा जो श्रेय आएगा, राज्य अगर बाज़ारों पर अपना हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दे, तो हम क्या है, इस मंदी की जो 1930 की जो मारी थी, जो 1930 की जो बाज़ार की जो वैश्विक महामारी थी, वैश्विक जो मंदी थी, इस मंदी से हम क्या पाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे। इस 1930 के दोबारा ना दोहराया जा सके, दोबारा ना दोहराया जाए, इसकी वजह से क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि राज्य को क्या कहते हैं, हस्तक्षेप करना चाहिए।
और जब राज्य अगर हस्तक्षेप करेगा तब क्या होगा, राज्य हस्तक्षेप करने से और किस माध्यम से कैसे पैसा आएगा। तो जीएस मिल की वही बात, जीएस मिल जो कहता है कि प्रगतिशील जो करारोपण का जो समर्थन किया था उसने कहा कि वह जो प्रगतिशील जो करारोपण लिया जाएगा उसके माध्यम से क्या होगा, उसके माध्यम से लोक कल्याणकारी या जन लोक कल्याणकारी जो भी सुविधाएं हैं उनको कौन प्रदान करेगा, राज्य पैदा करेगा। उन्हें कौन पैदा करेगा, राज्य पैदा कराएगा। इन सारे विचारों को देखने के बाद आपके मन में एक प्रश्न हो रहा होगा कि यह कहीं समाजवाद तो नहीं है, ये कहीं समाजवाद तो नहीं आ गया। बट लेकिन यह समाजवाद नहीं है, क्योंकि समाजवाद में कुछ बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस अभी भी है, कुछ बुनियादी उसमें अंतर है। आपको इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि समाजवाद को आपने पढ़ रखा है, समाजवाद को आप जानते हैं, इसलिए आप समाजवाद के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे इस थियरी को पढ़ते समय आप बिल्कुल समाजवाद को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि समाजवाद को मैं अलग तरीके से आपको बताऊंगा कि समाजवाद किस तरीके से काम कर रहा होगा और समाजवाद में और इस उदारवाद में क्या बेसिक अंतर है। तो इसको आप बिल्कुल ही समाजवाद अभी आप बिल्कुल नहीं मानिए। मैं इसमें एक चीज़ आपसे और भी बात कर दूँ कि कल्याणकारी राज्य का फिर व्यवहारिक कार्य क्या होंगे। अगर कार्यों की आप बात करेंगे तो हम कुछ कैटेगरीज में बांटेंगे। देखिए, जैसे हम ब्रिटेन को, अमेरिका को, जर्मनी को और जापान को, ये हम 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। 4 क्या, हम 3 में कैटेगरी में केवल करते हैं। हम जर्मनी की बात कर लेते हैं और जापान को एक साथ रखते हैं, ब्रिटेन और अमेरिका को एक साथ रखते हैं। देखिए, ब्रिटेन का क्या कॉन्सेप्ट था, ब्रिटेन में जो हम वहाँ पे टैक्सेशन की जो व्यवस्था थी वहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी थी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइवेट और पब्लिक दोनों चीज़ों क्या करते हैं, हम जोड़ कर देखते हैं। एक ये पक्ष था और दूसरा पक्ष था कि वहाँ पे टैक्सेशन की बात थी, जो करारोपण की बात थी, वो टैक्सेशन की जो बात थी वो करारोपण की बात वहाँ पे हो गई। हम अगर उसकी बात करें, अमेरिका की बात करें, अमेरिका में क्या कहते हैं, केवल प्रगतिशील करारोपण की बात थी, जो जितना कमाएगा उसको उतना टैक्स देना है। टैक्स का भी प्रावधान, मिनिमम टैक्स का प्रावधान यहाँ पर भी है। और जर्मनी और जापान में इसलिए टैक्सेशन की कोई बात नहीं, टैक्स आपको इसलिए देना है क्योंकि वहाँ पे देखिए मजदूर को, लेबर को निकालना, वहाँ एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में मजदूर को बाहर नहीं किया जाता। तो मजदूर क्या करता है, मजदूर अपने तरीके से लंबे समय तक रह पाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जर्मनी और जापान में प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है और प्राइवेट सेक्टर से इनकम बहुत अच्छी आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे डेवलप होते हैं, राज्य की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी आती हैं, वहाँ मंदी का दौर होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जर्मनी और जापान में आप देखेंगे। लेकिन ब्रिटेन की व्यवस्था को क्या किया, हमने भी फॉलो कर लिया। ब्रिटेन की व्यवस्था को हमने भी ले लिया, मिक्स्ड इकोनॉमी हमने ब्रिटेन से ले लिया और प्रगतिशील करारोपण जो जितना कमाएगा उतना टैक्स देगा, इस चीज़ को हमने अडॉप्ट कहाँ से कर लिया, अमेरिका से कर लिया। तो देखिए हमने कितना अच्छा वो किया कि हमारे पास इधर का भी पक्ष मजबूत हो गया और उधर का भी पक्ष हमारे पास मजबूत की स्थिति में आ गया। हमने उधर ब्रिटेन को अपने साथ जोड़ लिया और उधर हमने अमेरिका को भी अपने साथ ले लिया। तो हमारे क्या की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई, हम ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, हम ज़्यादा बेहतर तरीके में दिख रहे हैं। तो ये एक बताने का प्रयास था कि हम इसमें कौन कौन से कार्य करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ का जो राज्य होगा, कल्याणकारी जो राज्य होगा, वो आंतरिक और बाह्य 2 तरह की आपकी जो सुरक्षाएं हैं उनको वह मुहैया कराएगा। पारस्परिक जो संबंध आपके हैं उनको मजबूत कराने में वो महत्वपूर्ण स्थान देगा। कृषि को वो पुनः प्रधानता देगा, कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, इनको क्या देगा, वो प्रधानता देगा। आर्थिक सुरक्षा आपको देगा, आर्थिक सुरक्षा आपको मुहैया कराएगा, आपको शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराएगा, आपको सार्वजनिक सुविधाएं मुहैया कराएगा, आपके समाज सुधार तक की भी व्यवस्था करेगा वो, और नागरिक स्वतंत्रता और समानता का भी विशेष रूप से क्या करेगा, ध्यान रखेगा वो। तो ये जो दौर हमारा चल रहा है, हम लोग कल्याणकारी राज्य तक आ गए हैं। ये जो उदारवाद आपका है, यह उदारवाद नव उदारवाद की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। हम 1930 तक आ गए हैं। हम जब नव उदारवाद की तरफ जाएंगे, अभी देखिए प्रथम विश्व युद्ध भी होने वाला है, द्वितीय विश्व युद्ध भी आएगी, विश्व आर्थिक मंदी भी आएगी, और उसके बाद हम लाएंगे नव उदारवाद की तरफ। तो हम अभी बताएंगे कि आपको और भी देशों में किस तरह चल रहा था, और भी देशों में क्या परिवर्तन हो रहा था। देखिए, जब इसके कार्यों की बात करते हैं तो जो मैंने अभी आपको कार्य बताए, ये तो भारतीय संदर्भ में आप देखेंगे और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी सेम इसी तरह का चल रहा था। लेकिन अगर 1945 के बाद क्या हुआ, प्रैक्टिकल रूप देखने को मिलता है।
अब देखेंगे पहला विश्व युद्ध भी हो रहा है, दूसरा विश्व युद्ध भी हो रहा है, तमाम विश्व आर्थिक मंदी भी फैल रही है। तो 1945 में क्या हुआ कि प्रैक्टिकल रूप में जब ये उभर के सामने आता है तो 3 कैटेगरीज में हम इसको बांटते हैं और तीनों कैटेगरीज में इसको पढ़ने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कल्याणकारी राज्य कॉन्सेप्ट तीनों जगहों पर चल रहा था और तीनों का स्वरूप क्या था, 1945 के आसपास लगभग बदलना स्टार्ट हो गया था। हम देखेंगे कि यूएसए में क्या चल रहा था, यूएसए का और वेस्टर्न यूरोप दोनों को एक साथ देखेंगे। हम यूएसआर को देखेंगे और ईस्ट यूरोप को एक साथ रखेंगे। हम वहाँ पर हिटलर और मुसोलिनी को देखेंगे, जर्मनी को देखेंगे कि जर्मनी की व्यवस्था क्या कर रहे थे, जर्मनी में क्या चल रहा था। यह 3 तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, पहली अगर हम व्यवस्था करें यूएसए या क्या नाम यूएसए के साथ साथ हम वेस्टर्न यूरोप का अगर लेते हैं साथ में, तो यहाँ पे क्या था, कल्याणकारी राज्य चल रहा था। साथ में यूएसआर में क्या था, यूएसआर में क्या था, सोशलिस्ट स्टेट था। यहाँ का जो वेलफेयर स्टेट था वो क्या था, यहाँ पे आपको पहले सोशलिस्ट की बात कर दूं, जब बात आ ही गई है तो यूएसआर की अगर आप बात करेंगे, हम ईस्टर्न यूरोप की अगर आप जब बात करेंगे, वहाँ पे क्या था, 1 पार्टी सिस्टम था। वहाँ पे क्या था, बोलने की आज़ादी नहीं थी आपके पास अधिकार नहीं थे, आपके पास ड्यूटी थी, आपके पास वहाँ पे व्यक्ति प्रधान नहीं था। वहाँ किसको प्रधानता दी गई थी, वहाँ पे गवर्नमेंट को प्रधानता दी गई थी। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आपके पास नहीं थी, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं था। वहाँ पे क्या था, वहाँ जो भी चल रही होगी सारी व्यवस्था को राज्य करेगी और अपने हिसाब से करेगी। क्या था उनका, वो कल्याणकारी राज्य की वहाँ पे सारी सुविधाएं कौन उपलब्ध करा था, राज्य उपलब्ध करा रहा था। यह कॉन्सेप्ट था क्या, ईस्टर्न यूरोप का। यूएसआर क्या था ये। अगर आप अमेरिका में चले जाइए, अमेरिका में क्या था, बहुदलीय सिस्टम पर नहीं था, मल्टी पार्टी सिस्टम वहाँ पे चल रहा था। वहाँ स्वतंत्रता और अधिकार की बात, क्योंकि देखिए वर्तमान समय में जो उदारवाद है हम इसी को ले रहे हैं। वहाँ पे जो वर्तमान समय का जो उदारवाद था ब्रिटेन और अमेरिका में, वो सेम यही चल रहा था। वहाँ पे क्या था, वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम था। वहाँ पे क्या था, स्वतंत्रता और अधिकार की बात चल रही थी, लिबर्टी की बात कर रहे थे आप, राइट्स की बात कर रहे थे, फ्रीडम की बात कर रहे थे आप। वहाँ पे आप क्या था, व्यक्ति को महत्वपूर्ण मान रहे थे, राज्य को नहीं मान रहे थे। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति को महत्वपूर्ण मान रहे थे। और वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था क्या कहते हैं, शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराना किसकी जिम्मेदारी थी, राज्य की थी। लेकिन क्या, एक साधन लिमिटेड था उनके पास। अब देखिए, ये भी अपने आप को कल्याणकारी राज्य कह रहे हैं। उधर हिटलर मुसोलिनी अलग कह रहे हैं कि मैं भी कल्याणकारी राज्य का, सोशल वेलफेयर स्टेट हमारा भी है। क्यों, क्योंकि सब 1945 के दौर के बाद गुजर रहे हैं हम। वो भी सोशल वेलफेयर के स्टेट की बात कर रहे हैं, यूएसआर भी कर रहा है, इधर यूएसए भी कर रहा है। अब देखिए एक्चुअली में सही सोशल वेलफेयर कहाँ पे था, यूएसए में था, यूएसआर में था, ईस्टर्न यूरोप में, या क्या कहते हैं जर्मनी में था। तो अब जब अगर आप देखेंगे तो सोशल वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट की अगर हम बात कर दें, हम यूएसआर की बात कर दें, तो यहाँ पे ज़्यादा मजबूत था। क्यों मजबूत था वो देखिए आप, अंतर देखिए यहाँ से करना। अब वहाँ तो खत्म हो गया, टुकड़े हो गए। चाइना में, चाइना को आप अगर अभी भी वर्तमान समय में लेके चलेंगे तो चाइना के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि चीज़ें अभी भी कुछ ना कुछ वहाँ पे उसी तरह की दिखाई पड़ रही। 1 पार्टी सिस्टम था, बोलने की आज़ादी नहीं थी आपके पास, आपको बोलने का अधिकार आपके पास नहीं था, आपको अपनी ड्यूटीज़ जो थी आपको बता दी गई थी, आपको कार्य करने की जो ड्यूटीज़ वो डिवाइड थी सबकी। आप वहाँ पे व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो वहाँ राज्य को प्राथमिकता दी गई थी। और जब राज्य की सारी प्राथमिकता दी गई थी तो राज्य ने क्या किया, वहाँ निःशुल्क शिक्षा कर दी, निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी। राज्य की सारी जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की ही सारी जिम्मेदारी है। मास्को वगैरह में क्या था कि अगर आप चले जाइए, मास्को वगैरह में ये सिचुएशन थी, आप चले जाइए, अगर आप बीमार हो जाते हैं, आप नौकरी नहीं करते, तो राज्य की जिम्मेदारी आपको फ्री में खिलाएगा, फ्री में आपको रखेगा। वो ये जिम्मेदारी क्या है, ये जिम्मेदारी थी कल्याणकारी राज्य की। लेकिन जहाँ पे व्यक्ति को प्रधान माना गया, अमेरिका की बात करेंगे, जहाँ व्यक्ति को प्रधान माना गया, क्या वो भी इसी तरीके से काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, शिक्षा की बात करेगा, लेकिन शिक्षा में क्या होगा, पैसे की बात करेगा। लेकिन वहाँ पे जो था, यूएसआर की जब बात करेंगे, वो क्या करता, निःशुल्क शिक्षा की बात कर देता। निःशुल्क शिक्षा अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता सामने। आज हमारे का जिस निःशुल्क शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, भारत के आज के प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो आज जिस कॉन्सेप्ट को हम पा रहे हैं वो 1945 में आपके यूएसए, वेस्टर्न यूरोप ने क्या कहते हैं, उस समय जिसको अपनाया था, यूएसआर ने उस समय उसको निःशुल्क कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा उनके कार्यों में अंतर पाए जाते हैं। मैं सोशलिस्ट की बात अभी मैं आगे करूंगा, समाजवाद भी आपके विषयों में मैं चर्चा करूंगा, फासीवाद भी चर्चा करूंगा। तो हमारा लेकिन अभी जो विषय है वो केवल उदारवाद है, तो बहुत ज़्यादा उधर अंदर तक मैं न ले जाते हुए अपनी बात को मैं यहीं तक केवल रखूँगा। देखिए, फासिज्म थ्योरी तो आपके सिलेबस में है और इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पूरा एक विषय है, पूरा एक सिद्धांत है इस पर।
हम लोग इस पर लंबी बात करेंगे, बड़ी क्लास होगी उस पर। अगर हम इस उदारवाद के अगर मूल्यांकन की बात करें, जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा कर ली है, हमने ब्रिटेन की भी चर्चा कर ली, अमेरिका की चर्चा कर ली, यूएसआर की चर्चा कर ली, उधर जर्मनी में हिटलर और मुसोलिनी की मैंने आपको थोड़ा सा हिंट किया कि कैसे राज्य कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, किस तरीके से काम करता है और कहाँ पे एक्चुअल में सोशल वेलफेयर स्टेट है, किस जगह पर है, उसके बारे में हमने चर्चा की। अगर हम इसके मूल्यांकन पे आते हैं, या मूल्यांकन कह लीजिए, अगर हम आलोचनात्मक पहलू देखने की कोशिश करें, देखिए कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो इसमें जो दिखाई पड़ता है वो क्या, लोग कहते हैं कि इसमें जो ऐच्छिक समुदाय हैं उनका क्या होगा, उनका जो अस्तित्व है, उनका जो महत्व है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। वो कैसे, वो कहते हैं कि जब सब कुछ कार्य राज्य ही अगर करेगा, जो ऐच्छिक संस्थाएं होती हैं वह क्या नाम, अगर कोई कार्य नहीं करेंगे, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि संस्थान में कौन होते हैं, संस्थाएं बनती किससे हैं, संस्थाएं बनती तो मनुष्यों से ही है, व्यक्तियों से ही तो बनती हैं। तो व्यक्ति क्या करेगा, अपना विकास वहाँ पर जिस माध्यम से करना चाहिए था, जिस प्रकार से करना चाहिए था, वो नहीं कर पाएगा। दूसरा कहते हैं कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका क्या हो जाता है, हनन हो जाता है। जब सारी शक्तियाँ अगर राज्य के पास होंगी, सारी शक्तियाँ यदि राज्य के पास होंगी, तो बनी सी बात है कि राज्य क्या होगा, पावरफुल होगा, वो शक्तिशाली होगा। लोगों को यह डर सता रहा है, जनता को यह डर सता रहा है कि राज्य जब इतना शक्तिशाली हो जाएगा तो आम जनता की बात को वह सुन नहीं पाएगा, सुनना ही नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद इतना कार्य का वर्कलोड रहेगा। तो जो व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है वो क्या होगी, वो प्रभावित हो जाएगी। राज्य बताएगा किसको कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, ये कौन डिसाइड करेगा, राज्य डिसाइड करे। क्यों? क्योंकि संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की। अगर राज्य सारी संपूर्ण जिम्मेदारी ले लेगा, लोक कल्याणकारी अगर संपूर्ण जिम्मेदारी ले लेगा, सभी कल्याण के कार्यक्रम वही चलाएगा, तो राज्य जो व्यक्ति है, जब उसका व्यक्तित्व का विकास नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, वो राज्य इतना शक्तिशाली होगा, उसको जाने से भय लगेगा, उससे बात करने से डर लगेगा, तो वो अपनी बात को नहीं कह पाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो वहाँ पे क्या होगी, उसका हनन होगा। इसी में वर्गस महोदय हैं, अमेरिका के एक क्या नाम राज्य सचिव के वो क्या नाम एक पद के मंत्री भी हैं। उन्होंने कह दिया कि राज्य जो है क्या होगा, एक विकराल रूप धारण कर लेगा। उन्होंने बिग गवर्नमेंट की बात कर दी। तो कभी अगर ये सवाल पूछा जाए आपसे कि बिग गवर्नमेंट की बात कौन करता है, वार्नेस एक राइटर हैं, एक मंत्री हैं, वो अमेरिकन राज्य के एक सदस्य हैं। उन्होंने कहा था कि बिग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत बड़ा सरकार का एक रूप बन के तैयार होगा, और ये बहुत बड़ी जो सरकार जो बन के विकराल जो रूप होगा, ये क्या होगा, ये व्यक्तित्व का हनन करेगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करेगा। तीसरा क्या कहते हैं, नौकरशाही का इसमें उदय होता है, नौकरशाही की अधिकता हो जाती है। और जब नौकरशाही की अधिकता होगी तो क्या होगा, नौकरशाही की अधिकता होने की कह रहे थे कि लाल फीताशाही बढ़ जाएगी, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, भाई भतीजावाद बढ़ जाएगा, और यहाँ पर क्या नाम है, जो शासन व्यवस्था है वो क्या है, नौकरशाहियों के हाथ में जाने से ये भय का एक जो है, इसका जो एक पर्याय होगा, जो उसका स्वरूप होगा, वो क्या होगा, नकारात्मक हो जाएगा। ऐसा क्या कहते हैं लोगों का मानना है। इसमें कहते हैं लोग कि बहुत ही अत्यधिक खर्चीली व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि जब सारी व्यवस्था जब राज्य अपने हाथों में ले लेगा, राज्य के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं होंगी, तो क्या होगा, जब राज्य के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं आएंगी तो राज्य के ऊपर क्या है, खर्च ज़्यादा पड़ेगा, राज्य को खर्च ज़्यादा पड़ेगा। और वो खर्च कहाँ से वसूल होगा, वो खर्च वसूल कहाँ से होगा, वो टैक्स के माध्यम से लिया जाएगा। और फिर क्या हुआ, फिर वो टैक्स किससे लेगा, आम जनता से लिया जाएगा। इसलिए क्या नाम है, यहाँ पर इसका विरोध करते हैं कि नहीं, सब कुछ राज्य को करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राज्य अगर सब कुछ करेगा तो टैक्सेशन का जो रेट है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, उसको बढ़ाएगा। और बढ़ाएगा तो किसके ऊपर, आम जनता के ऊपर बढ़ाया जा रहा, जबकि ऐसा नहीं था। हम देखें तो यहाँ पे क्या था, प्रगतिशील करारोपण का सिद्धांत था। हम कह रहे थे कि जो जितनी प्रगति कर रहा है, जो जितना कमा रहा है, उसके हिसाब से हम टैक्स ले रहे हैं, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन क्या था कि यहाँ पे जब आलोचना की बात, हल्का एक्चुअली आलोचना इसमें हो ही नहीं सकती, लेकिन एक रूप है उसका, अगर हम जब महत्व को बताते हैं तो इन पॉइंट्स को हमें डालना होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने जब आंसर्स को और मजबूत कर रहे होते हैं। ये एक टॉफ्ट एक राइटर हैं, सिग्रेटर टॉफ्ट एक राइटर हैं, इन्होंने लिखा है कि यह जो कल्याणकारी राज्य है, यह सारे कार्य करेगा तो सरकार का दिवालियापन आ जाएगा। ये अमेरिकन राइटर हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि सरकार का जो दिवालियापन का कारण है वो क्या है, वो क्या नाम है, कल्याणकारी राज्य है। तो क्या हम कल्याणकारी राज्य के महत्व को नकार सकते हैं? नहीं नकार सकते। यह जो लोक कल्याणकारी राज्य है, इसके दोष जरूर बताए गए हैं, लेकिन इसके दोषों को हम स्वीकार नहीं करते हैं।
हम लोक कल्याणकारी राज्य को अस्वीकार नहीं कर सकते। हमको अगर वास्तविक स्वतंत्रता, वास्तविक समानता, वास्तविक बंधुता, ये जो हमारी बातें हैं, अगर इनका कोई एहसास दिलाता है, इनको प्राप्त कराने में अगर कोई मदद कराता है, वो कौन है? वो राज्य। आज हमको जो अशिक्षा की जो व्यवस्था, जो अशिक्षा थी हमारे समाज में, उस अशिक्षा को दूर करने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? लोक कल्याणकारी राज्य ने। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जिसने क्या नाम आपके बेसिक नीड्स को पूरा किया। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का एक अधिकार दिया उसने। प्रत्येक व्यक्ति को उसने जीवन स्वतंत्रता का अधिकार दिया उसने। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वास्तविक स्वतंत्रता का आभास कराया। यह क्या है? यह हमारा लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी को आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में आप कहेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य ने क्या किया? आपके व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सबसे बड़ा क्या है? साधक के रूप में बनकर उपस्थित हुआ। लोक कल्याणकारी राज्य आत्मनिर्भरता की जो आज बात कर रहे हैं, जो आज हम कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, भारत आत्मनिर्भर बने, ये कहाँ से आएगी? ये आपकी कार्यकुशलता से आएगी। और कार्यकुशलता की जिम्मेदारी किसने कहा है? राज्य ने कहा है कि आप कार्य कई सुविधाएं मैं मुहैया कराऊंगा। विद्यालय मैं दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके पढ़िए, दूध, दलिया, भोजन, साइकिल मैं दे रहा हूँ। आपको वहाँ पे क्या है? आपको जाके केवल अध्ययन कार्य करना है और राष्ट्र के विकास में, समाज के विकास में क्या है? आपको अपना योगदान देना। तो यह जो विचारधारा थी, यह जो लोक कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट था, यह क्या था? एक सकारात्मक उसमें था। कहती जब आपके कार्यकुशलता बढ़ेगी तो आपका उत्पादन क्षमता बढ़ेगा, और जब उत्पादन क्षमता बढ़ेगा तो राष्ट्र, आप अपने माल को आप बाहर बेच लीजिए, नहीं होता तो राज्य उसे खरीदेगा, राज्य उसका एक मूल्य तय करेगा, राज्य उसका मूल्य का निर्धारण करेगा, राज्य उसका पैसा देगा, राज्य उस वस्तु को खरीदेगा। और जब राज्य उस वस्तु को खरीदेगा तो क्या होगा? तब आपका राष्ट्र क्या होगा? विकास कर रहा होगा। और तब क्या होगा? तब होगा अच्छे दिनों की वापसी, और फिर हमारे अच्छे दिन हमारे बीच में आ जाएंगे। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट था लोक कल्याणकारी राज्य। मैं आपको बताने की मैंने पूरी कोशिश की कि लोक कल्याणकारी राज्य किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार कहाँ पे मिक्स इकोनॉमी व्यवस्था थी, हमने कहाँ पे यूएसआर की क्या व्यवस्था थी, कहाँ पे क्या नाम सोशलिस्ट समाजवाद के हम कितने करीब तक ले गए, मिल की हमने बात की, स्पेंसर की बात की, हमने बेंथम की बात की, ग्रीन की बात हमने यहाँ पर की, इवन हमने मार्क्स को भी नहीं छोड़ा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ जो टॉपिक्स थे, मैंने इससे मिल की 3 किताबों की चर्चा की थी, बहुत सारे स्टेटमेंट थे, ये क्या कहते हैं आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो कॉन्सेप्ट था, बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। यह वीडियो मुझे इसलिए आवश्यक समझ में आया कि बनाना मुझे आवश्यकता इसलिए मुझे पड़ी क्योंकि मुझे यह दिमाग में था कि यह जब मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे भी लगता था कि एक्चुअली उदारवाद कैसे लोक कल्याणकारी राज्य जा रहा है, कैसे उदारवाद को लोक कल्याणकारी राज्य हम कह रहे हैं, कैसे हमें एक ही राज्य के 3-3, 4-4, 5-5 नाम हम दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो मैंने नामों की चर्चा की थी, कीन्स थियरी की चर्चा की थी, ननी स्टेट की चर्चा की थी, इन 2 नामों को आप पहले लेक्चर में आप जोड़ लीजिएगा। और जो पीटी के जो सवाल होते हैं, जब आप कहीं किसी एग्जाम में देते हैं, यूजीसी नेट को आप जब दे रहे होंगे, तो वहाँ पे बड़ा पेट क्वेश्चन है, ये सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, मेरा ये उद्देश्य था। कॉन्सेप्ट पे इसलिए मैंने चर्चा की है क्योंकि अब धीरे धीरे जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसके ट्रेंड बदलते जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर का जो ट्रेंड है वो क्या है? वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन आने बंद हो गए। तो ऑन लिबर्टी आप पूछेंगे तो ऑन लिबर्टी आप बता देंगे जेएस मिल की किताब है, लेकिन ऑन लिबर्टी किस सन में पब्लिश हुई है मैंने आपको बताया है। तो ध्यान दीजिएगा, उन सनों को जरूर याद करिएगा। मैंने 3 किताबें आपसे डिस्कस की हैं और तीनों किताबों का सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा, किस सन में कौन सी किताब पब्लिश हो रही है। क्योंकि अब हमें जो स्टडी करनी है वो मैक्रो स्टडी तक हमें जाके करनी है। जब आप मैक्रो स्टडी आप कर रहे होंगे तब जाके आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो आज के मेरे इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही। तो आप इस कल्याणकारी राज्य का आनंद लीजिए, और इस सोशल वेलफेयर स्टेट में हम सभी लोग रह रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सरकार, राज्य अगर ना होता तो हम अब राज्य, ये जो राज्य है, राज्य क्या कहते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं दे रहा, राज्य व्यवस्थाएं दे रहा कि आप ये काम करिए, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको अधिकार है, समानता का आपके पास अधिकार है। हमें पास बोलने की स्वतंत्रता, इसलिए अपनी बात आप तक रख पा रहा हूँ, अपनी बात आपसे मैं कर पा रहा हूँ। अगर यह नहीं होता, राज्य हमें ये चीज़ें उपलब्ध नहीं कराता तो हम ये बातें नहीं कर पाते। तो राज्य क्या कहते हैं, व्यवस्था दे रहा है कि आप घर बैठे कॉलेज, आप ऑनलाइन टीचिंग करिए। राज्य मुहैया करा रहा है कि आपके पास ये व्यवस्था है, आप 10 लोगों की वीडियोज़ देखिए आप। तो राज्य जो व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहा है, तो इस कल्याणकारी राज्य को, लोक कल्याणकारी राज्य को नकारा नहीं जा सकता।
यह व्यवस्था लगातार चलती आ रही है। व्यवस्था में कैसे परिवर्तन होगा मैं अगले लेक्चर में पुनः आपसे डिस्कस करूंगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जो भी समस्याएं आपकी होंगी वह मेरा जो ईमेल आईडी है centraluniversityau@gmail.com, मेरा मोबाइल नंबर है 9191+919621222324। अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तो 91 आपको यूज़ करना है कोड, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको 91 का यूज़ नहीं करना है। बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।